Hello everyone. Welcome to Heights Education Korba, a leading coaching institute from class 7 to class 12th. जब से सीबीएसई ने एनसीईआरटी क्लास 9th के न्यू सिलेबस का ड्राफ्ट कॉपी रिलीज किया है, तब से खासकर जो बच्चा 8 से 9 की तरफ माइग्रेट हो रहा है, दे हैव प्लेंटी नंबर ऑफ डाउट्स. सर मेरा सिलेबस कितना चेंज हुआ है, सर मेरे पढ़ने, टीचर के पढ़ाने, हमारे इंटरेक्शन, हमारे असेसमेंट का तरीका क्या चेंज होगा. तो ये छोटे छोटे डाउट्स मैं आज आपके इस छोटे से वीडियो से क्लियर करने वाला हूं. और खूब एफर्ट करके मैंने स्लाइड्स बनाए हैं कि वेल रिसर्च आउटपुट अगर आपके सामने आए, सो आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर यू गाइस. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन इट. कुछ स्लाइड्स के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं. एनीवे स्ट्रेट अवे लेट मी हॉप इनटू द एजेंडा बिहाइंड टुडेस वीडियो. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चेंज इन कैरिकुलम 2026-2027 सीबीएसई एनसीईआरटी. पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये चेंजेस जो हैं वो इस साल से नहीं आए हैं. लास्ट ईयर 8 में अमूलचूल परिवर्तन हुआ था. मैथमेटिक्स हैज बीन कंप्लीटली टर्न्ड अराउंड. सेम गोस विद द साइंस एज वेल. लेकिन चूंकि प्राइवेट स्कूल प्राइवेट बुक्स फॉलो करती हैं, तो उनको ये चेंजेस रिफ्लेक्ट करने का मौका नहीं मिला. तो जो बच्चा केवी में होगा उससे अगर पूछ के देखिएगा, कंप्लीट चेंज हो चुका है. तो अब ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि 8 का बच्चा अब 9th में नया चेंज लेगा. एंड सिमिलरली अब जब वो बच्चा 9 से 10th में जाएगा, तो अगेन वो कहीं ना कहीं चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे. देखो 9th और 10th से जनरली ये होता है कि एनसीईआरटी को अपन बाइबल मान लेते हैं कि उसके सिलेबस के अराउंड आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल ये सब बने हुए होते हैं. तो चूंकि रिफ्लेक्शन जो बेसिक एनसीईआरटी के सिलेबस का 9th 10th ऑनवर्ड्स आता है करके हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा चेंज है. अदरवाइज चेंज इज ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस इन क्लास 8. तो मुझे लग रहा है कि सीक्वेंशियल मैनर में दे विल स्टार्ट प्रोपोगेटिंग टिल एंड. ठीक है, चले. सो लेट मी टेक द नेक्स्ट स्लाइड. तो ये जो एनसीएफएसई है, ये है नेशनल कैरिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन. 2023 का जो विजन था उसके इन लाइन ही सिलेबस में चेंज हुआ है या कैरिकुलम में चेंज हुआ है. सबसे पहले है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग. उनका कहना है कि वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ रूट लर्निंग, जो लॉजिकल भी है कि बच्चा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहा है, लेकिन अगर घर का एक छोटा सा कैलकुलेशन करना हो, बाय द वे वो पेंटिंग कर रहा है, कोई बाहर पुताई करने आया है, टाइल्स लगाना है, कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं कर पा रहा है. बच्चा अगर मार्केट में 2 सब्जियां लेने जा रहा है, लेकिन उसको कनेक्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से नहीं कर पा रहा है, और फिर वो बच्चे के दिमाग में होता है कि मेरे मैथ्स क्यों ही पढ़ाया जा रहा है. तो एक्चुअली में ऐसा नहीं कि मैथ्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी वहां, लेकिन वो बच्चा उसको कनेक्ट नहीं कर पाया. तो उनका कहना यही है कि हम टीचिंग का मेथोडोलॉजी चेंज करेंगे, एंड नाउ द टीचिंग इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और साथ में इसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को वो प्रमोट करने वाले हैं. अब थोड़ा सा वो इंटरडिसिप्लिनरी भी रखने वाले हैं अपने सब्जेक्ट को. इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है कि 2 या 3 अलग अलग फील्ड्स का अमलगमेशन. जैसे जो आईआईटीज वगैरह बच्चा पढ़ने जा रहा होगा, जैसे मेरे कई बच्चे आईआईटीज में, तो आप देखिएगा बच्चा मैकेनिकल लेके पढ़ रहा है, लेकिन साथ में बायोटेक्नोलॉजी भी वो एडिशनल सब्जेक्ट लेके बैठा हुआ है, या कंप्यूटर साइंस एडिशनल सब्जेक्ट लेके बैठा हुआ है. जबकि मैकेनिकल, बायोटेक्नोलॉजी और या कंप्यूटर साइंस, ये तो लगता है ना कि इट्स बीन कंप्लीटली आइसोलेटेड, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. आज ये देखिएगा रोबोटिक्स की बात हो रही है, तो वहां इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात, पूरे स्ट्रक्चर्स डिजाइन की, कंट्रोल की, मैकेनिक्स की भी बात होगी. वो रोबोट्स चूंकि हल्का होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, मटेरियल साइंस की भी बात होगी. सो वर्चुअली स्पीकिंग कुछ भी आइसोलेटेड नहीं है. तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिलेबस जो है इसको अप्रिशिएट करने के मूड में आ गया है कि उसका कहना यह है कि नाउ विल हैव इंटरलिंकिंग बिटवीन द डिफरेंट डिसिप्लिन्स. यस, एंड सिमिलरली एक नया चीज देखने को मिल रहा है, IKS, इंटीग्रेटिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम. तो उनका कहना यह है कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम या इंडियन हिस्ट्री में कुछ चीजें घटित हुई हैं, जो बीइंग अ सिविलियंस और बीइंग अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री, यू मस्ट नो दोस पार्ट एज वेल. तो वो पार्ट भी कहीं ना कहीं इनकलकेट किया गया है. और इनका कहना यह है कि अब असेसमेंट का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा. फिर मैं बोल रहा हूं कि ऑन पेपर इट इज लुकिंग वेरी गुड, बट हाउ इफेक्टिवली इट वुड बी रिफ्लेक्टेड, दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. और यहां यह बोला गया है कि वेरीड लर्नर जो है वो लेवल्स होंगे, क्योंकि अलग अलग बच्चे जो हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग तरीके का एग्जीक्यूशन है. तो उस चीज को रिगार्ड देते हुए नाउ विल हैव अ न्यू काइंड ऑफ असेसमेंट. नाउ अब ध्यान देना, एक बेसिक चेंज ये है कि आपके सिलेबस को बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है. पहला है लैंग्वेज, ऑब्वियसली विच इंक्लूड्स हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, एंड द नेक्स्ट इज अ कोर सब्जेक्ट, दैट्स अ मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, और लास्ट में है होलिस्टिक एरिया,
individuals in society, vocational education, arts and physical well-being. Generally this part was completely missing. तो उनका कहना यह है कि अब आपको हम वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी इंकरेज करेंगे. जनरली ये कल्चर इंडिया में नहीं है, लेकिन फॉरेन में ये कल्चर बहुत है. कई बार ये होता है कि कारपेंटर, आप देखिएगा इंडिया में कारपेंटर्स की कमी है, बट ये भी एक स्किल है, आपको इसको रिगार्ड देना होगा. ऐसा नहीं कि जो बच्चा को कल के दिन इंजीनियर और डॉक्टर बनता है वही ही देश के प्रोग्रेस के लिए कुछ इन्वॉल्व हो रहा है. तो उनका कहना यह है कि नाउ वी विल ऑल्सो फोकस ओवर द वोकेशनल ट्रेनिंग एज वेल. ठीक है, तो कुल मिला के इनने पूरे के पूरे सब्जेक्ट को 3 अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है. एज गोज द लैंग्वेज, एज गोज द कोर सब्जेक्ट, एंड देन कम्स अ होलिस्टिक एरिया. एंड होलिस्टिक एरिया में इनने फिजिकल वेलबींग. उनका कहना यह है कि अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट फिट, you won't be able to deliver anything for your family, for your country. And similarly आर्ट्स को भी कहीं ना कहीं वो पहले से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं. एक मेजर चेंज देखने को मिल रहा है एकेडमिकली. नाउ यू कैन हैव अ लुक ऑन इट. 9th में 2 अलग अलग तरीके के ऑप्शंस मिल रहे हैं. देखें क्या है. द बिगेस्ट शिफ्ट इज गोइंग टू बी अ ड्यूअल लेवल मैथ्स असेसमेंट. पहला प्रोफिशिएंसी, ये सब के लिए मैंडेटरी है. मतलब कि क्लास 9 जो भी अपीयर होने वाले बच्चे होंगे, दे ऑल हैड टू गो थ्रू दिस. यहां टेस्ट, कोर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक एवरीडेज एप्लीकेशंस को ये फोकस करने वाले हैं. ये थोड़ा सा एडवांस लेवल होने वाला है. जो कल के दिन हायर लेवल चैलेंजिंग क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो अब हम उनको रोकेंगे नहीं. उनका कहना ये है कि होता क्या है, 11th 12th में बच्चा जाके एक सडन जर्क देखता है. स्पेसिफिकली जो बच्चा कल के दिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. तो उनका कहना यह है कि 9th में भी हम इनकलकेट करते हैं कि कोई बच्चा अगर प्रोएक्टिवली अपने लेवल को अप करना चाहता है, तो वी विल हैव अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, वी विल हैव अ काइंड ऑफ ब्रिज. देन कम्स मैथमेटिक्स. अब मुझे लगता है कि बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है. पहले 12 चैप्टर होते थे, अब आपके 15 चैप्टर होने वाले हैं. ध्यान देना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th में होता था, वो अब 9th में इंक्लूड हो गया है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ये क्लास 10th में होता था, फिर से 9th में इंक्लूड हो गया है. एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, ये दोनों के दोनों क्लास 10th में होते थे, क्लास 9th में इंक्लूड हो गए. और साथ में एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकालने के 2 अलग अलग तरीके हैं, दैट हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड. और साथ में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और कंसेप्ट ऑफ स्लोप जो है वो क्लास 11th के क्लास 9th में आ गया. कई बच्चे बोलेंगे कि सर व्हाई दे हैव बीन मेकिंग आवर लाइफ हेल, लेकिन आईसीएसई बोर्ड वगैरह देखेंगे तो ये बच्चा 8th और 9th में पढ़ रहा है. अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट नो द रेट ऑफ चेंज, अनटिल एंड अनलेस, और जीपी और एपी एक्चुअली में देखा जाए ना, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक. और इसमें दे आर बीन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एंड एनालिसिस. इसमें कहीं जियोमेट्री नहीं आएगी, कहीं ट्रायंगल नहीं आएगा, कहीं पॉलीगन नहीं आएगा. सो आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन. शायद मुझे लगता है कि क्लास 10 से चूंकि कुछ टॉपिक्स यहां आए हैं, क्लास 10th में कुछ फिलर्स आएंगे 11th और 12th के. So that's what I'm saying. ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है. It's a process which has to keep going. Yeah. Agreed? And the most important part, the area of parallelogram and triangle theorems are back. पहले हुआ करता था. Surface area and volume is now split into distinct chapters. इसका मतलब earlier the surface area and volume was been a part of single topic, now has been distributed in 2. Here comes the next important part. ध्यान देंगे, साइंस को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है. पहले क्या थे, 12 चैप्टर्स थे और वो आइसोलेटेड थे. अब इनको 11 चैप्टर बनाया गया है, लेकिन अब उनका आपस में ब्रिज किया गया है. जैसे आप देख सकते हैं यहां क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. इनने एक अर्थ साइंस लिया है विच हैज बीन अ इंटरसेक्शन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बोथ, ऑल 3. वही मैं बोल रहा हूं, एक चीज समझो आप, अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, एसएसटी में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं, अर्थ का रोटेशन पढ़ रहे हैं, तो एसएसटी का पार्ट तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिजिक्स का भी पार्ट है. जहां आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे होंगे, शायद आप अलग अलग शेप्स की बात कर रहे होंगे, रोटेशनल पाथ जो इलेप्टिकल इन नेचर होता है उसकी बात कर रहे होंगे, टिल्ट एंगल की बात कर रहे होंगे. तो उनका कहना है कि वी कांट टीच द टॉपिक एंड सब्जेक्ट इन आइसोलेशन. We want a cumulative approach to address any kind of problem. और मुझे लगता है कि किसी भी चीज के लिए ना, किसी भी चीज के लिए एक cumulative approach होना बहुत जरूरी है. You can't be a best at your work with a isolated mind of frame. नहीं कर सकते. तो उस चीज को वो encourage करने की कोशिश कर रहे हैं, which is a good thing. आप एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मैंने रोबोटिक्स का एग्जाम्पल लिया. मैं जब साइंटिस्ट था, मुझे एक बात याद है, जब ट्रांसफॉर्मर वगैरह के डिजाइन की बात हो रही थी,
तो एक सीनियर ने बोला कि तुमने जो डिजाइन किया वो गलत है। हमको लगा कि भाई इलेक्ट्रिकली जितना लोड की रिक्वायरमेंट है वो तो सब सही है। बाद में समझ में आया कि ट्रांसफार्मर की साइज जितनी बड़ी है ना, उतना बड़ा तो हमारे पूरे के पूरे बिल्डिंग की ओपनिंग नहीं है। इसका मतलब बिल्डिंग से पहले ट्रांसफार्मर आएगा, उसके बाद बिल्डिंग आएगी। तो बीइंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मेरे को लग रहा था कि एवरी डिजाइन हैज बीन परफेक्टली वेल, बट बाद में समझ में आया कि सिविल आल्सो मेक सेंस। बाद में उन्होंने ये भी बोला कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह डिजाइन कर रहे हैं तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे उस ट्रांसफार्मर को प्लेस करेंगे, क्या उसका सिस्मिक एनालिसिस हुआ है, क्या कल के दिन भूकंप आता है तो किस तरीके से बिहेव करेगा। हो सकता है कि पूरा का पूरा पावर कट कल के दिन आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए काफी hazardous हो। So that's what I'm saying, the cumulative effort is always good if you really wants to excel in your field। जैसे आपने चाइना को देखा होगा, ये क्या है कि AI का लगभग 60 से 70% इनोवेशन पूरे के पूरे दुनिया में एक कंट्री कर रही है। So it's unstoppable। चले इसी सीक्वेंस में फिजिक्स में देख सकते हैं। फिजिक्स में सिंपल मशीन, पुली, इंक्लाइन प्लेन, इंटीग्रेटेड इनटू वर्क एंड एनर्जी। वैसे ध्यान देना, इसको बोला जाता है एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। ये जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले डिटेल में पढ़ते हैं, और वैसे मैं बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है और अपने मास्टर्स के टाइम पे पढ़ा हुआ है, विच इज अ ग्रेट एडिशन अगेन, कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो मुझे ये समझ में आया है कि वो थोड़ा सा ना न्यूटोनियन मैकेनिक्स से थोड़ा सा आगे जाके वो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड होना चाह रहे हैं। ठीक है, सेम गोस विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग की जगह में एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन, शायद ये पहले भी था, दैट हैज बीन इंक्लूडेड। IUPAC नॉमेनक्लेचर, आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड को इनने ऐड किया है। सेम गोस विद द बायोलॉजी, यहां इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को ड्रॉप किया गया है, और यहां पर रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी एंड आगे जाके कैंसर, न्यूरोस्केलेटल सिस्टम्स दे हैड बीन एडेड। सो वर्चुअली स्पीकिंग आप देख सकते हैं व्हाट आर बीन द बेसिक डिफरेंस। ये है आपके मैथ्स वाला पार्ट, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड देन कम्स ये है आप लोगों के साइंस वाला पार्ट। देखें सोशल साइंस में बेसिक डिफरेंस क्या है, प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स। एक चीज ध्यान रखें, लगभग चीजें जो दुनिया में होती है उसका मुझे लगता है कि बेसिस जो होता है वो इकोनॉमिक्स होता है। आप स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप अपने घर वालों की इकोनॉमी अच्छी करना चाह रहे हैं। पापा सुबह उठ के रोज मेहनत करते हैं, प्रोबेबली मेजर पोर्शन जो है वो घर की इकोनॉमी के लिए है। इवन दो देश जो आपस में युद्ध भी करते हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी इन्वॉल्व है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं समझते तो मुझे लगता है कि आपके पढ़ने का डायरेक्शन, अलाइनमेंट सही हो ही नहीं सकता। सो उनने उस पार्ट पे भी ध्यान दिया है। सो वैसे भी इकोनॉमिकली मैं बोलना चाहिए, इकोनॉमिक्स लिटरेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन को, जो उसके प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं शिफ्ट टुवर्ड्स रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी। मुझे लगता है कि कल के दिन ये शेयर मार्केट्स वगैरह के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, बट आई थिंक एट अर्ली स्टेज दे वोंट बी टॉकिंग अबाउट। और यहां पर जैसे मैंने बताया था, इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, एडवांस जियोग्राफी, हिस्ट्री एडेड, हड़प्पन कल्चर एंड भक्ति ट्रेडिशन। और जियोग्राफी में आप देखेंगे, आगे देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, ओशियन रिलीफ, और कुछ पॉलिटिकल साइंसेस में आप देख सकते हैं जस्टिस, अथॉरिटी, इलेक्शंस, ये सब ऐड किए गए हैं। ठीक है, और वैसे ही अगर इंग्लिश में देखेंगे तो पहले 2 बुक हुआ करती थी, अब 2 बुक को खत्म करके नाउ दे हैव कम टू ओनली 1 बुक एंड दैट्स कावेरी। और देख सकते हैं इनका बेसिक फोकस जो होने वाला है वो होने वाला है पर्स्यूएसिव राइटिंग, देन आगे देखेंगे रिसर्च राइटिंग। तो वर्चुअली स्पीकिंग उनका कहना यह है कि वंस यू हैव अ कमांड ओवर द लैंग्वेज यू मस्ट बी एबल टू डिलीवर फॉर योर कंट्री, और वो भी एक मैसिव स्केल में। तो लैंग्वेज का मतलब केवल ये पार्ट नहीं है कि लैंग्वेज अपन पढ़ लिए एंड वी आर बीन एबल टू कम्युनिकेट, नहीं, तो थोड़ा सा उस चीज को स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं कि इसका एक विजन हो। तो ओवरऑल समझ में ये आता है, वेट फॉर न्यू NCERT टेक्स्ट बुक, क्योंकि वो केवल एक ड्राफ्ट रिलीज था। एम्ब्रेस द कंसेप्चुअल लर्निंग, देख के यही समझ में आएगा कि आप मेमोराइजेशन को वो कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड कर रहे हैं और व्हाई और हाउ पे फोकस कराना चाह रहे हैं, एंड प्रिपेयर फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट द चेंजेस जो मैंने एनालिसिस के PPT के फॉर्म में आप लोगों के सामने लाया। अगर कुछ डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करके पूछ लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।